गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकेंड, यूनिट फोर्थ, जिसमें आज यूनिट 4 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इम्यूनिटी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका मैकेनिज्म क्या रहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। इन बायोलॉजी, immunity is a capability of multicellular organisms to resist harmful microorganisms। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the resistance exhibited by the host towards injury caused by the microorganisms। ये जो टर्म इम्यूनिटी है, इस टर्म को डिराइव किया गया था फ्रॉम द लैटिन वर्ड इम्यूनस, जिसका मतलब होता है टू एग्जेम्प्ट। एनवायरनमेंट में बहुत सारे जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हैं जिनसे हम एक्सपोज होते रहते हैं, फिर भी हम इन्फेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर इन जर्म्स के प्रति इम्यूनिटी या तो बाय बर्थ होती है या हम इसे अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर कर लेते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स में इम्यून सिस्टम के रूप में जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इत्यादि से बॉडी की प्रोटेक्शन सुनिश्चित की गई है। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यून रिस्पॉन्स का अल्टीमेट रिजल्ट बॉडी को इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट करना होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है। Immunity against infectious disease falls into two categories. Broadly, immunity को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, innate या native immunity, और दूसरी है acquired या adaptive immunity। सबसे पहले हम लेंगे innate immunity को डिटेल में। क्या होती है ये innate immunity? Innate immunity is the resistance to the infections which an individual possesses by virtue of his genetic and constitutional makeup। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्रियर कांटेक्ट या इम्यूनाइजेशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि फेगोसाइट्स की अभिक्रिया, नॉन स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस और सोमैटिक मेटाबॉलिक चेंजेस पर डिपेंड करती है। Phagocytes are important cells in the innate immune system क्योंकि ये इंजेस्ट और किल करते हैं माइक्रोब्स को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले स्पीशीज एंड स्ट्रेन। डिफरेंट स्पीशीज एग्जिबिट मार्क्ड डिफरेंसेस इन ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्टिव एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, रैट्स डिप्थीरिया के प्रति असंवेदनशील होते हैं, जबकि मैन और गिनी पिग इसके प्रति अति संवेदनशील होते हैं। विद इन स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर ही हम बात करें, एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट रेसेस की हम बात करते हैं। विद इन स्पीशीज डिफरेंट रेसेस में शो डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस।
दिस इज कॉल्ड रेशियल इम्यूनिटी। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन इंडियंस एंड निग्रोज आर मोर ससेप्टेबल टू ट्यूबरक्लोसिस देन कॉकेशियंस। यानी कि सभी होमोसेपियंस हैं, लेकिन प्रजाति में देखें तो अलग अलग ससेप्टेबिलिटी हम यहाँ देख रहे हैं। सेकेंड फैक्टर आता है एज। छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति इन्फेक्शियस डिजीज के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं एज कंपेयर टू द एडल्ट्स। एडल्ट्स यानी कि कम बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शंस को झेल जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे नहीं हो पाते हैं। थर्ड है न्यूट्रिशनल इन्फ्लुएंस। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस बताते हैं कि इनएडिक्वेट डाइट यानी कि अपर्याप्त मात्रा खाने की may be correlated with the increased susceptibility to variety of bacterial diseases। यहाँ हमारा कहने का मतलब है, यदि व्यक्ति कमज़ोर या वीक है तो उसे इन्फेक्शंस जल्दी होगा और वह बार बार बीमार पड़ेगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डाइट उसमें एक मेजर रोल प्ले करती है। मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले हैं फिजिकल फैक्टर्स। म्यूकस लाइनिंग। फिजिकल फैक्टर्स में हम सबसे पहले लेंगे म्यूकस लाइनिंग। एनिमल की बॉडी की लगभग सभी ओपनिंग्स या पैसेजेस म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा लाइंड रहते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा सिक्रीटेड म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं और अंदर नहीं आ पाते। तो हमारी जो म्यूकस लाइन है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। सेकेंड फैक्टर है स्किन। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकती है। ये सभी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के लिए इम्परमेबल होती है और एनिमल को बेस्ट रेजिस्टिविटी अवेलेबल कराती है। सीलिया। एनिमल की बॉडी के वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन्स सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। वे माइक्रोब्स जो किसी तरह से बॉडी में म्यूकस से बचकर एंटर हो जाते हैं, उन्हें सीलियरी एक्शन द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हमारा स्नीजिंग और कफिंग, छींकना और खांसना भी माइक्रोब्स को बलपूर्वक या फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। मुंह में प्रेजेंट सलाइवा, आइज में टीयर्स और यूरेटर्स में यूरिन के वॉशिंग एक्शन से भी वेरियस माइक्रोब से छुटकारा पाया जा सकता है। ये तो थे हमारे फिजिकल फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल फैक्टर्स। सबसे पहले स्किन सिक्रीशंस। स्किन की सरफेस पर रेगुलरली पसीना सिक्रीट होता रहता है। पसीने में प्रेजेंट सॉल्ट्स वेरियस माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी प्रकार सिबेशियस ग्लैंड से निकलने वाले सिक्रीशंस फैटी एसिड व लैक्टिक एसिड कंटेन करते हैं, जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करते हैं। Secretions of digestive tract and nasal passage। स्टमक की ऑक्जेंटिक सेल्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो एक एंटीबैक्टीरियल होता है। इसी प्रकार सलाइवा और नेजल पैसेज के सिक्रीशंस में ऐसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं
जो वेरियस वायरसेस के लिए हार्मफुल होते हैं। थर्ड बायोकेमिकल फैक्टर है प्रोपर्डिन। प्रोपर्डिन ब्लड सीरम में पाए जाने वाला प्रोटीन है और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने के अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का लाइसिस भी करता है। इंटरफेरॉन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एनिमल बॉडी में एंटर करने पर सेल्स ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के इंटरफेरॉन्स का सिक्रीशन करती हैं, जो वायरस के रीअकरेंस को रोकता है। नेक्स्ट फैक्टर लाइसोसोम, लाइसोजाइम। टीयर्स, हमारे सलाइवा में, नेजल सिक्रीशंस में एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, जो अनेक ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। Then comes cellular factors. ईयर 1838 में साइंटिस्ट मेटनिकॉफ ने सेल्स द्वारा इंजेक्शन करने वाली फेगोसाइटोसिस की खोज की थी। अब ये फेगोसाइटोसिस क्या होता है? Phagocytosis is the process by which certain living cells called phagocytes ingest or engulf other cells or particles. Phagocytic cells, example, eosinophils, basophils, monocytes, lymphocytes, etc. में पाए जाने वाली लाइसोजाइम एंजाइम एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करता है। इस प्रकार से मारे गए जीव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपेल कर दिए जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, ये अहम हिस्सा है इम्यूनिटी का। जनरली ये सेल्स ट्यूमर सेल्स और वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। नेचुरल किलर सेल्स पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स किलर सेल्स और वायरसेस से इन्फेक्टेड सेल्स को पास लाने का काम करते हैं ताकि इन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सके। Then the last factor is the genetic factor. इंडिविजुअल इम्यूनिटी, एक ही स्पीशीज के डिफरेंट मेंबर्स के द्वारा दर्शाई गई रेजिस्टेंस की इंटेंसिटी या तीव्रता किसी भी रोग के प्रति एक जैसी नहीं होती। यानी कि एक ही स्पीशीज का हर मेंबर सेम इन्फेक्शन के प्रति अलग अलग से रिस्पॉन्ड करेगा। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। सेकेंड होती है स्पीशीज इम्यूनिटी। स्पेसिफिक जर्म्स के प्रति कई बार स्पीशीज के सभी मेंबर्स एक जैसा बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी जुकाम के वायरस ह्यूमंस को आसानी से बीमार कर देते हैं, जबकि डॉग्स में इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको हम कहते हैं स्पीशीज इम्यूनिटी। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ की इम्यूनिटी पर, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। अभी तो हमने पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी, अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले डेफिनेशन,
The resistance that an individual acquires during life is called acquired immunity. जब इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटीजेंस इम्यून सिस्टम के सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो स्पेसिफिक इंड्यूसिंग एजेंट्स के प्रति एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। एंटीबॉडीज बॉडी में फॉरेन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में अनुक्रिया के बाद लिम्फॉइड टिश्यूज द्वारा उत्पादित होती हैं। इन्हीं फॉरेन सब्सटेंसेस को हम एंटीजेंस कहते हैं। ये एंटीजेंस ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड सेल्स और ट्रांसपोर्टेड ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजेंस की पोजीशन लोकेट कर उनको न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी may be of two types, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी। यूजुअली long lasting immunity that is acquired through production of antibodies within the organism in response to the presence of antigens is called active immunity. एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक तो है लाइफ टाइम इम्यूनिटी और दूसरा शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी। Lifetime immunity is caused by infections such as diphtheria, whooping cough, smallpox, mumps, etc. इसमें हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अगर ये ज़िंदगी में एक बार स्मॉल पॉक्स हो चुका है और उसके बाद ग्रोन अप होने के बाद वो वापस स्मॉल पॉक्स वाले व्यक्ति से कांटेक्ट में आता है तो उसको दोबारा ये डिजीज़ होने की संभावना बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। तो ये इम्यूनिटी जो उसने गेन की थी वो उसकी लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जाती है। सेकेंड है शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी। Infections such as common cold, influenza, pneumonia, dysentery, etc. are the examples of short-time immunity. ये हम हमारी आम जिंदगी में देखते हैं। कॉमन कोल्ड, इससे कोई भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाता है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है या हम थोड़ा सा एलर्जिक होते हैं तो किसी पॉल्यूशन की वजह से हम बार बार इन सब डिजीज़ को, ये डिजीज़ हमें बार बार, डिजीज़ नहीं कह सकते इसको, बार बार हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये है शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, इस प्रकार की इम्यूनिटी क्लिनिकल या नेचुरल इन्फेक्शंस के फलस्वरूप डेवलप होती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स जो कि लाइव या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या उनके प्रोडक्ट्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स वैक्सीन, पोलियो की सेबिन वैक्सीन, बीसीजी की वैक्सीन, ये सब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी वैक्सीन की फर्स्ट डोज प्राइमरी डोज कहलाती है,
जबकि बाद में दी गई डोजेस को हम बूस्टर डोजेस कहते हैं। Passive immunity. This type of immunity is attained simply by the transfer of actively formed antibodies from one person to another. That is, the recipient thereby receiving pre-formed antibodies. यानी कि व्यक्ति को सीधे तौर पर तैयार एंटीबॉडीज दी जाती हैं जो कि बॉडी को किसी खास डिजीज से तुरंत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, परंतु यह बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती। पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी स्पेशली फीटस यानी कि गर्भस्थ शिशु के लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है, जो अपनी मदर के ब्लड से आ रहे एंटीबॉडीज़ को प्लेसेंटा के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। मदर द्वारा सिक्रेटेड फर्स्ट मिल्क या जिसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट एंटीबॉडीज से भी बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये जो मदर टू बेबी सी सिंपल ट्रांसमिशन है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष, एग्जाम्पल ह्यूमंस, के एंटीजेंस या उनके डेरिवेटिव्स को किसी अन्य जाति, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, में प्रेरित कराकर उसमें एंटीबॉडी डेवलप किए जाते हैं। इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस प्रकार से प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ की वैक्सीन ह्यूमन में लगाई जाती है, जिससे उसे इन्फेक्शन से पैसिव इम्यूनिटी उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से प्राप्त वैक्सीनेशन द्वारा डिप्थीरिया, टेटनस जैसी जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है। और इस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। Humoral immunity, also called as antibody-mediated immunity. Humoral immune response results in the production of special proteins called antibodies or immunoglobulins. ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड बी सेल्स। इन्हें बी सेल्स क्यों कहा जाता है? Because they complete their development in bone marrow. That's why they are called B cells. और वह सेल बी सेल्स जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करती है। लास्ट आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। The immunity that identifies and destroys infected cells in the body is called cell-mediated immunity. The main cell involved in the cell-mediated immunity are T cells. So-called यानी कि T cells को हम T cells इसलिए कहते हैं because the later stages of their development occur in thymus. उनके डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज पूरी होती है थाइमस के अंदर, इसीलिए हम इनको कहते हैं टी सेल्स। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज अ प्रोटेक्टिव इम्यून प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ फेगोसाइट्स, एंटीजन सेंसिटाइज साइटोटॉक्सिक T cells and the results of
and the release of cytotoxins and chemokines in response to antigen. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। यहीं आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जब तक थैंक यू स्टूडेंट्स।